हेलो एवरीबॉडी। हाल ही में रिनाउंड साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा। 30,000 से भी ज़्यादा लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने उतरे लद्दाख में। अब ये नंबर उतना बड़ा साउंड नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर लद्दाख की पॉपुलेशन देखें तो ये उसका 10% है। आखिर क्या रीजंस थे इस प्रोटेस्ट के, इन प्रोटेस्टर्स की क्या डिमांड थी और क्यों इस चीज़ पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, आज इसी चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अब मैं इस केस को समझाने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिपेंडेंस के दौरान से लद्दाख डोगरा रूल के अंडर था, अंडर महाराजा हरी सिंह। इसी दौरान गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लद्दाख को इन्वेड किया और इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया का पार्ट बने। अगर आप इस पूरे स्टेट के डेमोग्राफिक्स को देखें तो जम्मू वैली में हिंदूज मेजोरिटी में, दूसरी तरफ कश्मीर वैली में मुस्लिम्स मेजोरिटी में। लेकिन जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट है, और इन्हीं डिफरेंस की वजह से एक स्टेटहुड की फीलिंग बढ़ना शुरू होती है लद्दाख में। साल 1962 में इंडिया चाइना के बीच वॉर होती है, जिसे ऑब्वियसली चाइना जीत जाता है जब भी वो सीज फायर अनाउंस करते हैं 20 नवंबर साल 1962 को। और इस वॉर के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट लद्दाख को ही होता है, जहाँ पे लद्दाख का काफ़ी बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में पहुंच जाता है। अराउंड 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इसी टाइम के आसपास चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर काराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट शुरू करता है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू साल 2019, जब भी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का डिसीजन लिया। बजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 370 के चलते कश्मीर में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। साथ ही साथ आर्टिकल 35A के चलते कोई भी बाहर का आदमी कश्मीर में लैंड ओन नहीं कर सकता था। अब इस चीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पे या यहाँ पे जाके देख सकते। अब इन आर्टिकल्स के एप्लीकेशन के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख के लोगों को लगा कि अब उन्हें प्रॉपर अटेंशन मिलेगी जिसके वो हकदार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जम्मू कश्मीर को ज़्यादा बजट अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर में ओपन किया जाने लगा। इसके साथ कश्मीर टूरिज्म के मामले में भी काफ़ी आगे, तो लद्दाख के लोगों को ऐसा लगने लगा कि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको समझने से पहले थोड़ा सा लद्दाख के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। साल 1979 में लेह और लद्दाख रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कारगिल और लेह में। 1990s के टाइम पे जब मिलिटेंसी बढ़ रही थी इन एरियाज़ में, तो साल 1995 में लेह हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। सिमिलरली साल 2003 में कारगिल हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया गया। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो जम्मू कश्मीर यूटी को अपना खुद का विधानसभा दिया गया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ कुछ मेन इश्यूज पे कंट्रोल होगा इस एरिया में। हर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा जो कि उस एरिया की प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखे। लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख के केस में वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कोई लेजिस्लेचर, ना ही कोई सीएम, पार्लियामेंट में भी सिर्फ उनका एक एमपी था, और इस पूरे एरिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे थे। मतलब एक ब्यूरोक्रेसी आ रखी थी। अब ब्यूरोक्रेसी में नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने बात कर ली लद्दाख के बारे में, तो अभी बात कर लेते हैं कि इस प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्टर्स की क्या डिमांड थी। उनकी सबसे पहली डिमांड थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट किया जाए रीजन में। उनकी दूसरी डिमांड थी कि उनको पूरा स्टेटहुड दिया जाए। तीसरी ये थी कि लेह और लद्दाख के लिए सेपरेट लोकसभा सीट दी जाए, और चौथी थी कि लद्दाख के लिए सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं 6 शेड्यूल की। देखिए, 6 शेड्यूल ट्राइबल लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने खुद के लॉज बनाने की पावर देता है। 6 शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करती है, और अपनी यूनिक कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये कोई नई डिमांड नहीं है। 6 शेड्यूल ऑलरेडी असम की करबंगी अंगलाव, त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज, मेघालय के गारो हिल्स और मिजोरम के चकमा डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जा चुका है। 6 शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को एस्टैब्लिश करता है, जिससे उस एरिया को ऑटोनॉमी दी जाती है। अब इसमें ये दिक्कत ये है कि 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को दिया जाता है, लेकिन लद्दाख की एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, जिसे सोनम वांगचुक ने कई बार हाईलाइट किया है कि अगर इन एरियाज में हैवी इंडस्ट्रीज आई तो नेचुरल कैलामिटीज़ की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। सेम जोशीमठ वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए
ये बात चल रही थी कि आर्टिकल 371 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लद्दाख में। अनलाइक आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 कुछ स्पेसिफिक एरियाज को ही स्पेशल लॉज बनाने की पावर देता है जिससे उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये भी पहली बार नहीं इम्प्लीमेंट किया जाया है, इससे पहले भी कई बार इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब उनकी दूसरी डिमांड है स्टेटहुड की। साल 2019 से पहले तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, लेकिन अभी ये एक यूनियन टेरिटरी है, वो भी बिना लेजिस्लेचर के। तो उनकी डिमांड ये है कि अगर स्टेटहुड ना दिया जाए तो कम से कम एक लेजिस्लेचर दे दिया जाए जिससे वो अपने खुद के सीएम को इलेक्ट कर पाए, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। उनकी तीसरी डिमांड ये है कि लेह और लद्दाख के लिए सेपरेट लोकसभा सीट्स दी जाए। फिलहाल पार्लियामेंट में लद्दाख से सिर्फ एक एमपी मौजूद है जो कि पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी चौथी डिमांड है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश की जाए जिससे उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिल सके। साल 2019 से पहले उन्हें JKPSC में नौकरी मिला करती थी, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इसी साल 4 मार्च को जब लेह की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल से मिले तो वो लद्दाख के स्केड्यूल्ड ट्राइब होल्डर्स को गजेटेड जॉब्स में 80% रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस की थी। साथ ही साथ JKPSC को लद्दाख में भी एक्सटेंड करने की बात की थी, लेकिन इन इश्यूज को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। अब हमने बात कर ली इन प्रोटेस्ट के बारे में, तो अब ये बात कर लेते कि आखिरकार गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्योंकि साल 2019 में जब भी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। सितंबर साल 2019 में NCST ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। इसके एक साल बाद सितंबर साल 2020 में पहला प्रोटेस्ट देखने को मिला था इस इशू से रिलेटेड। इस प्रोटेस्ट को होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग करने के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया। दिसंबर साल 2021 और नवंबर साल 2022 को और प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन इस पर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे पीसफुल प्रोटेस्ट है जहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस केस में कोई एक्शन नहीं ले रही। लगता है गवर्नमेंट जल्दी से तभी एक्शन लेती है जब भी फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे किए जाते हैं देश में। सो आई बिलीव कि गवर्नमेंट इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले और इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले। अब क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपका भी ये रिएक्शन था जी ब्यूटीफुल, भाई मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।